देखो, ध्यान से देखो इन पहले 3 उदाहरणों को जो मैं करूंगा। मैं इसे बहुत धीरे धीरे करूंगा। लिमिट n अनंत की ओर अग्रसर है n बटा n-1। बात यह है कि ऊपर और नीचे लिमिट को फिर से लिखते हैं, भिन्नात्मक रेखा को फिर से लिखते हैं। ऊपर और नीचे हम n की सबसे बड़ी घातों को कोष्ठक से बाहर निकालते हैं। जहां तक ऊपर की बात है, वहां केवल n है, तो कोष्ठक से बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। जब केवल एक घटक होता है तो आप बाहर नहीं निकालते हैं, मैं n छोड़ देता हूं। और जहां तक नीचे की बात है, तो मैं थोड़ा खेलूंगा। n की सबसे बड़ी घातें। n यहाँ किस घात में सबसे बड़ा है? बस यहाँ है, n पहली घात तक जैसे है। यहाँ n की सबसे बड़ी घात है ना? इस सरल उदाहरण में, तो मैं इसे कोष्ठक से बाहर निकालता हूं, यानी n कोष्ठक। यह कैसे किया जाता था? अब ध्यान से देखो। इन दो घटकों, इसे और इसे, मुझे उस चीज से विभाजित करना होगा जिसे मैंने बाहर निकाला है, यानी n से। मैं शुरू करता हूं। यह पहला। n को n से विभाजित करने पर 1 होगा। मैंने इसे तुरंत अपने दिमाग में लिख लिया, मैंने इसकी गणना की, मैंने n बटा n नहीं लिखा। मैंने तुरंत 1 लिखा। माइनस मैं फिर से लिखता हूं, मैं फिर से लिखता हूं। 1 को n से विभाजित करता हूं, उस चीज से जिसे मैंने बाहर निकाला है, और इस तरह मुझे ऐसा भाव मिलता है। समझ गए? मैं n की सबसे बड़ी घात को कोष्ठक से बाहर निकालता हूं, यहाँ जो है, मैं उस कोष्ठक को लिखता हूं, और मैं इनमें से प्रत्येक घटक को n से विभाजित करता हूं। मैंने इसकी गणना मन में की, और मैंने इसकी गणना नहीं की। क्योंकि 1 बटा n, तो यहाँ क्या गणना करें? मैंने 1 बटा n लिखा। समझ गए? इससे मुझे क्या मिला? देखो, n से n कट जाता है ना? ऊपर, ध्यान रहे, तुरंत 1 बचता है। यहाँ ऊपर कोई शून्य नहीं है, मतलब यहाँ भिन्न गायब नहीं होता, बल्कि ऊपर 1 है ना? यह स्पष्ट है शायद। और आगे क्या? देखो, 1 बटा n किसकी ओर अग्रसर होता है? हमें याद है कि n अनंत की ओर अग्रसर होता है। मतलब यहाँ हमारे पास वास्तव में 1 बटा अनंत है। और 1 बटा अनंत उन दो बुनियादी सूत्रों से, जो मैंने तुम्हें पिछली स्लाइड पर दिखाए थे, वह शून्य है। मतलब मुझे पता है कि यह शून्य की ओर जा रहा है। तो, मैं इसे शून्य से बदल सकता हूं। तो इस सीमा में हमारे पास क्या बचा? देखो, सारे n गायब हो गए, ये गायब हो गए और यह गायब हो गया। मतलब मैं अब परिणाम लिख सकता हूं। ध्यान रहे, बिना लिमिस के, यहाँ मैंने लिमिस को दोहराया, और यहाँ नहीं दोहराया। ऊपर 1 होगा, और नीचे क्या? 1 घटा 0, क्योंकि यह शून्य की ओर जा रहा है। 1 घटा 0 से 1 मिला, मतलब मैं 1 लिखता हूं। 1 बटा 1 से 1 मिलता है। ध्यान रहे, यहाँ मैं लिमिस लिख रहा था, और यहाँ नहीं लिख रहा था। क्यों? नियम यह है, जब तक अभिव्यक्ति में n है, तब तक लिमिस है। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। जैसे ही n गायब हो जाता है, और यहाँ गायब हो गया, तो तुम बिना लिमिस के लिखते हो। धीरे धीरे इसे देखो। हम इसे 2 उदाहरणों में बहुत धीरे धीरे करेंगे। यह इतना मुश्किल नहीं है शायद। यहाँ तुम्हें समझ में आता है, यह शून्य में क्यों बदल गया, और यह इसलिए गायब हो गया क्योंकि यहाँ 1 बचा था, 1 गुना कुछ, वह बस वही कुछ है।